दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर लें। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न, हाल ही में कहाँ 150वां अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू की शिखर सम्मेलन आयोजित हुई? तो अभी जो है ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंतर संसदीय संघ की में भाग लिए और इस वर्ष जो है 150वीं सभा को संबोधित किए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं सभा को संबोधित किया। सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही विषय पर संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान की समावेशी व कल्याणकारी प्रकृति पर जोर दिया। तो विषय याद रखिएगा, सामाजिक विकास एवं न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, ये विषय थी इस बार की। ठीक है, और सामाजिक न्याय करना है और विकास करना है। ठीक है, तो इसके लिए संसदीय कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये विषय था। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। अंतर संसदीय संघ एक राष्ट्रीय स्तर के संसदों का वैश्विक संगठन है जो संसदीय कूटनीति को सुगम बनाता है तथा विश्व भर में शांति, लोकतंत्र एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसदों व सांसदों का सशक्त बनाता है। ठीक है, अंतर संसदीय संघ की स्थापना की बात करें तो 1889 में हुई थी। इसमें वर्तमान में 182 पूर्णकालिक और 15 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो लोकतंत्र के लिए सभी के लिए। ठीक है, तो ये इसका आदर्श वाक्य है। चलिए आगे बढ़ें। और अंतर संसदीय संघ का दृष्टिकोण है कि एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां हर आवाज़ मायने रखती हो तथा जहां लोकतंत्र एवं संसद शांति व विकास के लिए लोगों की सेवा में कार्यरत हों। साथ ही साथ इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जिनेवा में। और अंतर संसदीय संघ का लक्ष्य है लोकतांत्रिक शासन और संस्थाओं को मजबूत करना, राजनीतिक संवाद और सहयोग व संसदीय कार्रवाई के जरिए शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, युवा सशक्तिकरण, जलवायु कार्रवाई एवं सतत विकास के लिए कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी हुआ। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी जो है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया और भारत को 148वां स्थान मिला, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और ये जो है पिछले साल की तुलना में इस बार गिरावट की स्थिति को दर्शाता है। तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148वां स्थान मिला है। यह पिछले साल से थोड़ी गिरावट है जब यह मोजाम्बिक के साथ 147वें स्थान पर था। यानी पिछले वर्ष कौन से स्थान पर था? 147वें स्थान पर। और उस भारत के साथ मोजाम्बिक भी 147वें पर था। इस साल आयरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान याद रखिएगा किसने प्राप्त किया? आयरलैंड ने, जिससे यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और ग्रीस हैं जो अपने ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और नीतियों के कारण मजबूत दावेदार हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। तो अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, जबकि यमन और इरिट्रिया, इराक और पाकिस्तान सबसे निचले 5 में शामिल हैं। यमन, इरिट्रिया, इराक और पाकिस्तान। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स लगातार बदलती दुनिया में पासपोर्ट स्वतंत्रता, गतिशीलता और वैश्विक पहुंच का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय कर और आव्रजन फर्म नोमैड कैपिटलिस्ट द्वारा संकलित नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स इस बात पर एक अनूठी नज़र डालता है कि कौन से देश सबसे ज़्यादा अनुकूल पासपोर्ट प्रदान करते हैं और कौन से देश बहुत पीछे हैं। तो इसको जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय कर और आव्रजन फर्म नोमैड कैपिटलिस्ट।
द्वारा संकलित किया जाता है। इस रैंकिंग को जो बात अलग बनाती है वह है इसकी कार्यप्रणाली। सूचकांक 5 महत्वपूर्ण कारकों जैसे वीजा मुक्त यात्रा, कराधान, वैश्विक धारणा, दोहरी नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर 199 राष्ट्रीयताओं का मूल्यांकन करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K-19 हावित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो हनवा एरोस्पेस के साथ समझौता किया है, साथ ही साथ K-9 हावित्जर तोप क्या करेगा? आयात करेगा, यानी भारत मंगाएगा। तो ये दक्षिण कोरिया के साथ समझौता हुआ है। चलिए बात करें तो दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा एरोस्पेस ने भारत को K-9 स्वदेशी स्वचालित हावित्जर तोपों के निर्यात के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हनवा एरोस्पेस के अनुसार समझौतों के तहत कंपनी मुंबई स्थित कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से सितंबर 2030 तक भारतीय सेना को K-9 हावित्जर वितरित करेगी। यह सौदा भारत के अपने सैन्य आधुनिकीकरण के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। साथ ही साथ हनवा एरोस्पेस ने कहा है कि यह अनुबंध भारतीय सेना की परिचालन जरूरतों को पूरा करने में K-9 की सिद्ध विश्वसनीयता को दर्शाता है। साथ ही साथ हनवा एरोस्पेस को उम्मीद है कि यह ताज़ा सौदा K-9 हावित्जर की बिक्री को यूरोप और एशिया में बढ़ाएगा। हनवा एरोस्पेस के CEO सेंजे इल ने कहा कि हम K-9 के बेहतरीन प्रदर्शन और अपने सिद्ध डिलीवरी रिकॉर्ड का लाभ उठाकर भारत सहित एशिया के देशों के साथ अपना सहयोग और बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो किसी राज्य विधायिका के विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास कितने महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है? तो अभी जब ये फरवरी 2019 की बात है, उस समय तमिलनाडु गवर्नमेंट ने राज्यपाल के लिए 10 विधेयक प्रस्तुत किए थे राज्य विधानसभा ने, और राज्यपाल ने उसे वीटो लगा करके रोका हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया। उसके संबंध में वीटो से संबंधित कुछ निर्णय दिए हैं। तो अभी राष्ट्रपति के पास कितने महीने का सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि विधेयक पर सहमति देनी है या नहीं देनी है? तो ये 3 महीने का है, यानी 90 दिन। ठीक है। तो जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं तो उसमें जो है प्रशासनिक संबंध की बात जब होती है तो विभिन्न प्रकार के समितियों द्वारा सुझाव दिए गए थे कि किस प्रकार से हम प्रशासन को मजबूत करेंगे। तो उसी में आता है सबसे पहले 1969-71 का राजा मन्नार समिति। उसके बाद सरकारिया आयोग आता है 1983 में, और उन्होंने कहा था कि जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, आरक्षित विषयों के संदर्भ में 4 माह के अंतर्गत अपना निर्णय सुनाएं। उसके बाद फिर आता है वेंकट चलैया समिति। इन्होंने भी इसी को दोहराया था। साथ ही साथ पुंछी आयोग जो 2007 में बना था, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट 2010 में दी तो उस समय भी इन्होंने बोला कि जो राष्ट्रपति हैं वो 4 माह के अंदर अपना निर्णय सुनाएं। तो ये केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। तो अभी का वर्तमान परिदृश्य क्या है, वो राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 200 क्या कहता है, इसके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 200 कहता है कि जब राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक या बिल पारित किया जाता है तो उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और उस समय राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। या तो विधेयक को मंजूरी दे दें, यानी एसेंट टू द बिल, और विधेयक को अस्वीकृत कर दें, विद होल्ड द एसेंट,
या विचार के लिए विधेयक को विधानसभा को पुनः भेजना होगा यदि वह धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक संबंध में वो ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा करना होगा। लेकिन यदि विधानसभा फिर से विधेयक को पारित करती है तो राज्यपाल को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये कुछ प्रावधान है आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 201 के तहत क्या है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है तो उस मामले पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पास यह विकल्प है कि स्वीकृति प्रदान करना। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति देकर उसे अधिनियम बना सकते हैं। स्वीकृति को रोकना यानी राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति रोकने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। साथ ही साथ गैर धन विधेयकों के लिए यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं। अभी विधानमंडल को 6 माह के भीतर कार्रवाई करनी होती है। अगर विधेयक फिर से पारित हो जाता है 6 माह के अंदर तो उसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाना आवश्यक है। तो क्या राज्यपाल के पास वीटो पावर है? तो अभी का जो निर्णय आया है इसके तहत वीटो का पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया। अब सीधी सी बात समझिए कि जो 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु वाद में क्या निर्णय दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सीधी सीधी स्पष्ट है। दूसरा प्रावधान क्या है कि किसी भी आरक्षित विषय पर राष्ट्रपति को 3 माह के अंदर निर्णय देना होगा। ठीक है। तीसरा प्रावधान क्या है, अगर निर्णय देने में देरी है तो तार्किक कारण देना होगा। ये तीसरा प्रावधान है। चौथा है कि राष्ट्रपति को राज्य विधानों के संदर्भ में न तो पॉकेट वीटो और न तो आत्यांतिक वीटो उपलब्ध है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और इस निर्णय के तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय राजनीति में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के विधेयकों को पारित किया है, यानी बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति के सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को पारित कर दिया है। और इसी पर जो है अभी कल जो है राज्यसभा में संबोधित कर रहे थे जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने क्या कहा कि जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम संसद बनती जा रही है। ठीक है। आर्टिकल 42 का हवाला दिया। तो ये कुछ प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें। तो उससे पहले जो है हम लोग राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो राज्यपाल की निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राज्यपाल यहाँ पर हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में देखें तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। और राज्यपाल क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। वहीं प्रसाद पर्यंतता का सिद्धांत की बात करें तो प्रसाद पर्यंतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं है राष्ट्रपति के संबंध में। यहाँ पर उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। वहीं राज्यपाल के संबंध में क्या है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। राज्यपाल क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में, तो इनकी जो भूमिका होती है वो सलाहकार या परामर्श के अधीन होती है। क्या राष्ट्रपति संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है। राज्यपाल की बात करें तो संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि संविधान संशोधन का मामला जो है वो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। क्षमादान की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड की सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें तो मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते और सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं होती है। वहीं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। संवैधानिक विवेकाधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति को कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है।
राज्यपाल की बात करें तो किसी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने और किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार उपलब्ध है। महाभियोग की स्थिति की बात करें तो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राज्यपाल की बात करें तो कोई आधार निर्धारित नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो विषु पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो विषु पर्व का संबंध जो है ये केरल राज्य से है। और चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो केरल के कासरगोड जिले के पिलिकोड रेयर मंगलम मंदिर में यह पहली बार सभी समुदायों के भक्तों को नलम्बलम यानी पवित्र आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। तो नलम्बलम क्या है? ये गर्भगृह बोल सकते हैं, गर्भगृह यानी जहाँ पर प्रमुख देवता निवास करते हैं। इससे पहले यह क्षेत्र केवल कुछ विशेष जातियों के लिए था। रिफार्मासिस्ट अभियान यह बदलाव पीलीकोड निनाव पुरुष स्वयं सहायता संघ द्वारा चलाए गए अभियान का परिणाम है। संघ ने सार्वभौमिक प्रवेश का अधिकार की मांग की, जिसके बाद जनकीय समिति का गठन किया गया और यह बदलाव संभव हुआ है। तो ये एक रिफॉर्म है। विषु पर्व केरल का एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो खास तौर पर नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह केरल कैलेंडर के अनुसार चैत महीने, जब हिंदी का महीना पढ़ते हैं ना तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, फिर से चैत स्टार्ट हो जाता है। तो जब नया कैलेंडर स्टार्ट होता है तो चैत से स्टार्ट होता है, यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को दर्शाता है। विषु पर्व विशेष रूप से उत्तरी केरल में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पूरे राज्य में इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पर उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड, ठीक है। बहरहाल ये ऑप्शन नहीं है हमारा, यहाँ पर केरल है, ठीक है। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत का पहला राज्य बना जो पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त कर चुका है। 60 साल से ऊपर के लोग भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय मिशन की सीमा से आगे जाकर के इसकी इसकी पहुंच है। शुरुआत कैसे हुई? तो 2022 में पुल्लम पारा ग्राम पंचायत से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई थी और इसमें जो है कुछ नई चीज़ें सिखाई गई, जैसे स्मार्टफोन पर वॉइस या वीडियो कॉल, व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाना, सरकारी सेवाएं, इंटरनेट बैंकिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इत्यादि करना, ये किया गया। डीजी केयर की बात करें तो यह केरल सरकार का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है, जिसे 21 लाख से अधिक लोग डिजिटल रूप से साक्षर बने हैं। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत भी बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके उत्तर में जाने से पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पूर्व जो है SC ST में क्रीमी लेयर की बात की थी कि जो कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें जो है सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उन्हें वर्गीकृत किया जाए और उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो इसी संदर्भ में अभी जो है फिलहाल में तेलंगाना राज्य जो है अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो तेलंगाना में अनुसूचित जातियों का नया वर्गीकरण अभी किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की सिफारिशें इसमें कुछ दी गई हैं। 3 अनुसूचित जातियों को 3 समूहों में बांटा गया है, समूह 1, समूह 2, समूह 3 में। और समूह 1 के अंतर्गत 15 उपजातियां रखी गई हैं, समूह 2 के अंतर्गत 18 उपजातियां और वहीं समूह 3 के अंतर्गत 26 उपजातियां रखी गई हैं।
समूह 1 की जनसंख्या की बात करें तो 3.288% है। वहीं समूह 2 की बात करें तो 62.74% है और समूह 3 की बात करें तो 33.96% है। आरक्षण की बात करें तो समूह 1 को 1% आरक्षण, समूह 2 को 9% आरक्षण और समूह 3 को 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो एससी के लिए कितना परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 15%। और ये तीनों जब जोड़ेंगे तो 15% हो जाएगा। तो अभी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने एससी के लिए वर्गीकरण का प्रावधान किया है। उप वर्गीकरण की अनुमति कोर्ट ने माना कि राज्य सरकारें एससी एसटी वर्गों के भीतर अधिक पिछड़े समूह की पहचान कर उन्हें अलग से कोटा दे सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। क्रीमी लेयर की पहचान इसमें प्रमुख हो जाता है। बहुमत में 4 जजों ने सुझाव दिया कि एससी एसटी वर्गों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए ताकि समानता सुनिश्चित किया जा सके। 2004 का फैसला पलटा गया है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी वर्गों का उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला ही प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की अभी 14 अप्रैल को जयंती थी और उसी उपलक्ष्य में ये प्रश्न लाजमी हो जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक प्रमुख सामाजिक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनके जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था और बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। आगे की पढ़ाई उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की थी। उनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो 2024 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया। उन्होंने मार्च 2027 में महार सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। साथ ही साथ 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, जैसे इनहेलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, बुद्ध एंड हिज धर्म, द राइज एंड ऑफ ऑल ऑफ हिंदू वुमेन। कुछ प्रमुख संगठन भी बनाए थे, जैसे बहिष्कृत हितकारी सभा 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में और अनुसूचित जाति संघ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा देना बंद कर दिया है? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा देना बंद कर दिया है। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। इसके तहत बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके भी तीसरे देशों को माल निर्यात करता था। यह फैसला भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए लिया गया है। वहीं साथ ही साथ नेपाल और भूटान को छूट दी गई है, क्योंकि नेपाल और भूटान क्या है, लैंडलॉक कंट्री हैं। तो नेपाल और भूटान को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर यह निर्णय लागू नहीं होगा, क्योंकि ये देश भू आवृत हैं और WTO नियमों के तहत इन्हें व्यापार सुविधा देना जरूरी है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या होती है, इसके बारे में बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें माल एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए तीसरे देश के बंदरगाह या हवाई अड्डे का अस्थायी उपयोग किया जाता है, जब सीधे शिपिंग मार्ग उपलब्ध नहीं होते हैं। सपोज कोई एक कंट्री है ए, दूसरी कंट्री है सी, बी और तीसरी कंट्री है सी। ए को माल भेजना है सी में, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बी वाले कंट्री में मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई पोर्ट है, बंदरगाह है,
तो इसका उपयोग करके यहाँ से माल भेज सकता है। कौन? ए भेज सकता है सी को। तो इसी को ट्रांसशिपमेंट सुविधा कहा जाता है। तो ये अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश को प्रोवाइड कराया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो शिपिंग उद्योग पर पहले वैश्विक कार्बन टैक्स कब से लागू होने की संभावना है? तो 2025, 2026, 2028, 2030। तो शिपिंग उद्योग पर पहले वैश्विक कार्बन टैक्स कब से लागू होगा? 2028 से होगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत ने शिपिंग उद्योग पर पहले वैश्विक कार्बन टैक्स के पक्ष में मतदान किया है। यह टैक्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव के तहत लाया जा रहा है। भारत समेत 62 देशों ने इसका समर्थन किया है। टैक्स को 2028 से लागू किया जा सकता है। जहाज़ों को या तो कम उत्सर्जन ईंधन अपनाना होगा या प्रदूषण शुल्क देना होगा। इससे 2030 तक लगभग 40 अरब डॉलर राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके उद्देश्य क्या है? तो समुद्री जहाज़ों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देना। कार्बन टैक्स होता क्या है? तो यह एक प्रदूषण पर आधारित कर है। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, प्राकृतिक तेल, गैस जलाने से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर लगाया जाता है। इसका मकसद प्रदूषण फैलाने वालों से पर्यावरणीय क्षति की भरपाई करना है। वहीं कार्बन टैक्स के प्रकार की बात करें तो उत्सर्जन कर यानी इमिशन टैक्स गैस उत्सर्जन की मात्रा पर आधारित होता है। ऊर्जा कर यानी एनर्जी टैक्स ऊर्जा स्रोतों की खपत पर आधारित होती है। और कैप एंड ट्रेड प्रणाली सरकारें उत्सर्जन की सीमा तय करती हैं और कंपनियों को क्रेडिट जारी करती हैं। सीमा कर समायोजन यानी बॉर्डर टैक्स एडजस्टमेंट यानी आयातित वस्तुओं पर उनके उत्पादन से हुए उत्सर्जन के आधार पर कर लगाया जाता है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।